दोस्तों, मैं संदेश अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है बेसिक थॉट्स, मौलिक विचारधाराएं। कुछ प्रमुख हमारी मौलिक विचारधाराएं हैं, जैसे कि नियतिवाद या पर्यावरणवाद, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनिज्म या इन्वायरमेंटलिज्म। इसके पश्चात पॉसिबिलिज्म या संभववाद, नवनियतिवाद या नियो डिटर्मिनिज्म और प्रसंभाव्यवाद या प्रोबेबिलिज्म। ये जिस क्रम में लिखा गया है उसी क्रम में आपको याद भी करना है, क्योंकि ये इसका एक सही क्रम है। सबसे पहले इस विचारधारा का आगमन हुआ डिटर्मिनिज्म का, इसके पश्चात पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, इसके पश्चात नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट आता है और फिर प्रोबेबिलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये एक निश्चित क्रम में लिखा गया है, तो इसी क्रम में आपको इनको याद करना है। इस अध्याय के पहले हम लोगों का जो टॉपिक था वो हमने अध्ययन किया था वहां पर इम्पैक्ट ऑफ डार्विनिज्म इन जियोग्राफी, मतलब भूगोल के क्षेत्र में डार्विनवाद का क्या योगदान रहा है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और वहां पर हम लोगों ने देखा कि डार्विन महोदय की जो बुक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि 1859 में प्रकाशित हुई थी, उस पुस्तक ने कहीं न कहीं भूगोल में नियतिवाद की विचारधारा को लाने का कार्य किया। क्योंकि जो फ्रेडरिक रैटज़ल, जो कि जनक कह सकते हैं, माने जाते हैं पर्यावरणवाद के, इन्होंने ही दिया था। तो फ्रेडरिक रैटज़ल काफी ज्यादा प्रभावित थे डार्विन के कॉन्सेप्ट से, डार्विन के विचारों से, और उसी से आगे चल के नियतिवाद का जन्म हुआ। तो हम लोग ये सारी बातों का अध्ययन कर चुके हैं अपने पुराने वाले लेक्चर में, जहां पर हम लोगों ने डार्विनवाद के प्रभाव को जाना कि भूगोल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अब भूगोल पर इसका प्रभाव सबसे बड़ा तो ये था कि इसने नियतिवाद की विचारधारा को जन्म दिया। तो आइए आज के इस अध्याय में हम इस नियतिवाद या पर्यावरणवाद के कॉन्सेप्ट को डीपली समझते हैं कि बेसिकली इसमें क्या कहने का प्रयास किया गया है, किन किन विद्वानों का इसमें योगदान रहा है, और हम क्रम से एक एक विचारधारा को देखेंगे। और एक ही चैप्टर में हम सारे कॉन्सेप्ट को ना देखते हुए सबके अलग अलग हमारे चैप्टर्स होंगे। तो आज के इस पार्ट में हम इसके जो हमारी पहली विचारधारा है, पहली मौलिक विचारधारा नियतिवाद का अध्ययन करेंगे। मित्रों, इसमें हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम किस क्रम में इसको पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है टॉपिक का नाम, हेडिंग नियतिवाद या पर्यावरणवाद। सीक्वेंस हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम इसके मेन कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि बेसिकली इसमें क्या कहा गया है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा, जिससे हम अपने, अगर कभी शॉर्ट नोट लिखने को आता, अक्सर पूछा जाता है कि एक शॉर्ट नोट लिखिए इस पे आपके किसी भी ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम में, तो वहां आप इसे लिख सकते हैं। इसके पश्चात सेकंड नंबर पे हम इंपॉर्टेंट कोट्स, जो भी महत्वपूर्ण कथन कहे गए विद्वानों के द्वारा, और किसी विद्वान की अगर कोई इंपॉर्टेंट बुक है और जो हमारे बड़े बड़े जियोग्राफर्स हैं जो कि इससे रिलेटेड है, जिन्होंने इसका समर्थन किया है, उसकी हम बात करेंगे। और सबसे लास्ट में इस कॉन्सेप्ट की कैसे आलोचना हुई है, क्या तर्क दिए गए हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपने सीक्वेंस से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट की। तो अगर इसके हम मेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि नियतिवाद की जो विचारधारा है, यह मनुष्य को प्रकृति का सेवक बताने का कार्य करती है, और कहती है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का सेवक है, प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। क्योंकि अगर हम पहले के समय में देखें और आज भी, हम पूरी तरीके से प्रकृति पर ही निर्भर हैं। अपने जहां हम रह रहे हैं वह स्थान भी हमें प्रकृति ने ही दिया है। हम जो चीज खा रहे हैं, वो जहां से हमें पोषण प्राप्त हो रहा है, वो भी चीजें हमें प्रकृति से ही प्राप्त हैं। अगर हम गहराई से अगर सोचें तो हमारा जो पूरा का पूरा अस्तित्व है वो प्रकृति पर ही निर्भर है। हम पूरी तरीके से प्रकृति पर डिपेंड हैं। और अगर हम ऐसे देखें सामान्यतः समझने के लिए, तो ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में कि 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलके बना हुआ है, और जब
मृत्यु के पश्चात उन्हीं पंच तत्वों में यह शरीर विलीन हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और से ये पता चलता है कि हम कहीं न कहीं पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर हैं, हमारा स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, हम सिर्फ उसके सेवक भर हैं केवल। पूरी तरीके से जो सत्ता अगर किसी में निहित है, सर्वशक्तिमान अगर कोई है, तो वो है नेचर, क्योंकि हर चीज के लिए हम नेचर पे डिपेंड हैं। जहां प्रकृति ने हमारा साथ नहीं दिया, वहां पर हम अपने कार्य को नहीं कर सकते हैं। डिजर्ट एरिया है तो वहां स्थितियां प्रतिकूल हैं, वहां पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। ये बातें हम बता रहे हैं नियतिवादी विचारकों ने जो तर्क दिए हैं अपने। जहां पर रहने योग्य उचित जलवायु नहीं है, जहां प्रतिकूल दशाएं हैं, वहां मानव निवास नहीं कर सकता। तो मानव वहीं निवास कर सकता है जहां प्रकृति ने उपयुक्त दशाएं बनाई हैं उसके रहने के लिए। तो कुल मिला के अपने रहने की अगर हम बात करें, अपने पोषण की बात करें, सारी की सारी चीजें, पोषण तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि उसी से हमारा जीवन चल रहा है। ये सारी की सारी चीजें कहीं न कहीं हमें प्रकृति पर निर्भर बनाती हैं और हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हम प्रकृति पर निर्भर हैं, डिपेंड हैं। और अगर हम पहले हम जानते हैं कि प्राचीन समय में, और बहुत पहले नहीं, अभी जब से साइंस काफी आगे चला गया है और अभी भी जो बिल्कुल पिछड़े क्षेत्र होंगे वहां पर वर्तमान समय में भी कुछ ऐसी जगह होंगे। हालांकि ऐसा बहुत जगह नहीं है, काफी अब तरक्की कर ली है विज्ञान ने। लेकिन लोग पहले क्या था कि जो भी हमारे प्राकृतिक प्रकोप थे, जैसे ज्वालामुखी उद्गार कहीं हो गया, जो बिजली कड़कना, इस तरह के जो भी तूफान का आना, इस तरह की चीजों से लोग भयभीत होते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुन रखी हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये प्रकृति के प्रति एक आदर का भाव था पहले, और उसको वो सर्वशक्तिमान मानते थे। लेकिन ये चीज एक कॉन्सेप्ट के रूप में कभी नहीं आ पाई थी कि ये एक व्यवस्थित विचारधारा के रूप में आ गई थी। ये चीज जो अभी हम बातें बता रहे हैं, ये लोगों के मन में थी प्राचीन समय में, लेकिन इसको एक विचारधारा के रूप में, इसको एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने का कार्य किया फ्रेडरिक रैटजल महोदय ने। और फ्रेडरिक रैटजल, अक्सर सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है कि किसने इस कॉन्सेप्ट को दिया, हु इज द फादर या हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटलिज्म। तो हम लोग वहां भी डिस्कस किए थे, पहले वाले पार्ट में कई बार इनका नाम आ चुका है, फिर से देख लेते हैं। फ्रेडरिक रैटजल एक ग्रेट जर्मन जियोग्राफर, बहुत ही बड़ा नाम। जब हम जर्मन स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे तो वहां पे डीपली इनकी स्टडी होगी, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना जान लेते हैं कि इन्होंने ही अपने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, नियतिवाद या पर्यावरणवाद को। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हमारी नियतिवाद की विचारधारा है, ये एक जर्मन विचारधारा है, जर्मन कॉन्सेप्ट है। अक्सर सीधे सीधे ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि संभववाद कौन सी विचारधारा है और आपकी नियतिवाद। तो जो डिटर्मिनिज्म या इन्वायरमेंटलिज्म है, इट इज अ जर्मन कॉन्सेप्ट, और जो पॉसिबिलिज्म है वो फ्रेंच विचारधारा है, फ्रेंच कॉन्सेप्ट है। विडाल डी लाप्लास उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। जब हम संभववाद अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां उसका अध्ययन होगा। तो दो चीजें हमने जानी, एक तो इसको देने वाले रैटजल महोदय हैं, और दूसरा ये एक जर्मन विचारधारा है। दो चीजें बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। बहुत ज्यादा भले आप इसके बारे में गहराई से न जाने, सारी चीजें आप, क्योंकि कोट सोट्स तो भूल जाएंगे, निश्चित है वो चीजें रटने वाली होती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए अगर नियतिवाद के विषय में, वो इसका मेन कॉन्सेप्ट जो कि अभी हमने बात की। इसके बाद इंट्रोडक्शन में किसने दिया था और वो कहाँ के थे और ये विचारधारा कहाँ से बिलोंग करती है। तो इट इज अ जर्मन कॉन्सेप्ट गिवन बाय फ्रेडरिक रैटजल, अ ग्रेट जर्मन जियोग्राफर, और इसका मेन कॉन्सेप्ट तो हमने बात कर ही ली अभी। तो अब बात आती है कि अगर 50 to 60 वर्ड का अगर इस पे एक शॉर्ट नोट आता है तो हम लिखेंगे कैसे। तो मैं बोल रहा हूँ, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, समझ के अपने से अपने नोट्स में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे इसको इस प्रकार से कि नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म या पर्यावरणवाद एक जर्मन विचारधारा है जिसके की प्रवर्तक महान जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैटजल महोदय माने जाते हैं। फ्रेडरिक रैटजल महोदय ने
अपनी इस विचारधारा में यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य प्रकृति का सेवक है और इसमें प्रकृति की प्रबलता पर बल दिया गया है। मनुष्य को उसका सेवक सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, प्रकृति को सर्वशक्तिमान बताया गया है। फ्रेडरिक टेड्जल महोदय के जो ये विचार हैं, इसकी प्रेरणा कहीं न कहीं उन्हें डार्विन के प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उनके विचारों से प्राप्त हुई। अर्थात टेड्जल महोदय डार्विन से काफी प्रभावित थे और इसीलिए आगे चल के उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को दिया। तो इस प्रकार से हम टेड्जल महोदय का भी नाम ले लेंगे अपने उस छोटे से शॉर्ट नोट में, डार्विन का भी नाम आ जाएगा और हम मेन कॉन्सेप्ट की भी चर्चा कर देंगे और हम ये भी बता देंगे कि ये एक जर्मन विचारधारा है। तो इस प्रकार से छोटे से एक शॉर्ट नोट में हम बहुत सारी बातों को बता रहे हैं और हमारा एक अच्छा शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा इस पे। और ज़्यादा अगर लिखना है तो जो भी मैंने बातें बताई कि किस प्रकार से मनुष्य डिपेंड है अपने रहने वाले स्थान को लेके, अपने पोषण को लेके, हम सांस ले रहे हैं, हमारा शरीर चल रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें प्रकृति पर निर्भर बनाती हैं, हम डिपेंड हैं नेचर के ऊपर और वास्तव में प्रकृति को सर्वशक्तिमान सिद्ध करती हैं ये सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों की व्याख्या तो हम अपने से कर सकते हैं, अपने शब्दों में कर सकते हैं। तो ये हम अपने शब्दों में व्याख्या करेंगे अगर हमारे पास समय है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका मेन कॉन्सेप्ट और जो भी हमने छोटे से एक इंट्रोडक्शन या छोटे से शॉर्ट नोट की बात की वो चीज़। तो ये तो हो गया हमारा इसका पहला हिस्सा, मेन कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन। और हमने एक शॉर्ट नोट भी समझ लिया कि अगर कभी लिखने को आता है तो हम उसे लिख देंगे। अब इसके दूसरे हिस्से पे चलते हैं अपने टॉपिक के, इम्पोर्टेंट कोट्स और बुक और जियोग्राफर्स। यहाँ पर सभी प्रमुख जो हमारे विद्वान हैं, जो कि इस विचारधारा के समर्थक हैं और कहीं न कहीं इसको समर्थन देते हैं, उनके कुछ इम्पोर्टेंट कथन हैं। आइए इन्हें देखते हैं। अर्नेस्ट हैकेल महोदय कहते हैं कि मनुष्य और जितने भी हमारे संसार में जीव हैं, इनका जीवन तभी संभव है जब ये अपने पर्यावरण से अनुकूलन कर सके। हमें यहाँ बहुत डीपली नहीं जानना है, बस हमें ये समझना है, क्योंकि अक्सर सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है कि किस विद्वान ने क्या कहा है। तो बस इतना हमें समझना है कि हैकेल ने इकोलॉजी की बात की है और यह बताने का प्रयास किया है कि पर्यावरण से अनुकूलन करता है मनुष्य, और इस प्रकार इन्होंने कहीं न कहीं नेचर को इम्पोर्टेंस दी है अपने विचारों से। इनके विचारों से ऐसा लगता है। फिर डेमोलिन्स का नाम आता है। डेमोलिन्स ने रेस माने आप जानते हैं प्रजाति, यहाँ सिर्फ रेस लिखा है बट इसकी हम अभी व्याख्या करेंगे। ये कहते हैं कि जैसे हमारे जो हमारे टुंड्रा क्षेत्र है वहाँ एस्किमो रहते हैं और जो हमारे नीग्रोज हैं वो जो अफ्रीका के घने जंगल है वहाँ रहते हैं। जो हमारे मंगोल हैं वो स्टेपी क्षेत्रों में रहते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे प्रजाति के बारे में तो वहाँ डिटेल में इन पे बात होगी। तो ये जिस क्षेत्रों में रहते हैं वैसा इनका शरीर प्रकृति ने वैसा इन्हें बनाया है। प्रकृति ने निग्रोस को ऐसा बनाया है कि वो उन घने जंगलों में रह सकते हैं। प्रकृति ने एस्किमोस को ऐसा स्वरूप दिया है कि वो बिल्कुल ठंडे क्षेत्रों में निवास कर सकते हैं। और प्रकृति ने मंगोल लोगों को ऐसा बनाया है कि वो उन स्टेपी क्षेत्रों में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके भी विचारों से कहीं न कहीं ये झलक मिलती है, ये प्रकृति को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है कि समाज पर्यावरण की देन है, सोसाइटी इज फैशन्ड बाय इन्वायरमेंट। ये कथन पूछा जा चुका है कि किस विद्वान ने ये कथन दिया था। बेसिकली मेन चीज तो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, मेन कॉन्सेप्ट नियतिवाद का, लेकिन इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर सीधे सीधे प्रश्न आता है यहाँ से कि विचारकों ने क्या कहा। तो इसीलिए ये चीजें आपको यहाँ बताई जा रही हैं। बकल कहते हैं कि उनकी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड। वहाँ पर ये बताए हैं कि मनुष्य को अगर जलवायु की बात करें, मिट्टी की बात करें और भी हमारे जो प्राकृतिक तत्व हैं, ये मनुष्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। फ्रेडरिक लीपले का ये जो कॉन्सेप्ट है, प्लेस, वर्क और फोक, स्थान, कार्य और लोक, इस पर कभी कभी प्रश्न आता है
ये तो खैर हम नियतिवाद के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी सीधे प्रश्न आता है कि किस विद्वान ने प्लेस, वर्क और फोक का कॉन्सेप्ट दिया, स्थान, कार्य और लोक की विचारधारा को दिया। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा लिपले महोदय का है। यहाँ स्थान से तात्पर्य हमारे आसपास के पर्यावरण से है, जहाँ हम रह रहे हैं। हमारा पर्यावरण ही हमारे कार्य को निर्धारित करेगा और हमारा कार्य हमारे समाज को प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार पर्यावरण से प्रभावित होगा हमारा कार्य और इन दोनों चीजों से हमारा समाज प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी नेचर को इम्पोर्टेंस दी गई है। एक झलक हमको नेचर को महत्वपूर्ण बताने की एक झलक सभी के विचारों में मिल रही है, चाहे वो हेकल हो, चाहे वो डेमोलिन्स हो, चाहे वो बकल का कॉन्सेप्ट हो, चाहे लिपले महोदय का कॉन्सेप्ट हो। इन सब के बाद ये सब तो ठीक है, नॉर्मल है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर किसी का विचार है तो वह है इलेन चर्चिल सैंपल। आइए इनके विषय में थोड़ा हम लोग डीपली समझें, क्योंकि जब भी नियतिवाद का नाम आता है तो इनका नाम जरूर आता है। फ्रेडरिक रैडज़ल, जो कि नियतिवाद के जनक माने जाते हैं, उनकी ये शिष्या थी सैंपल। और जब हम अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे तो वहाँ हम सैंपल पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि सैंपल एक अमेरिकन विदुषी थी और इनकी एक फेमस बुक है जो कि 1911 में आई, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट। कभी कभी इस पुस्तक पर सीधे प्रश्न आया है कि इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। तो ये लिखी है सैंपल ने, और सैंपल अमेरिकन थी, रेडज़ल जर्मन थे। अब आप ये सोचिए कि सैंपल शिष्या थी रेडज़ल की। सैंपल का कार्य ये था, रेडज़ल तो थे जर्मन, तो उनके जितने भी विचार थे वो जर्मन लैंग्वेज में थे। तो जर्मन लैंग्वेज के विचारों को, क्योंकि जर्मन तो सभी लोग नहीं समझ सकते, लेकिन इंग्लिश की पहुंच ज्यादातर क्षेत्रों तक है। इंग्लिश को जर्मन के अपेक्षा ज्यादा लोग समझते हैं अगर लैंग्वेज की बात करें। तो जो अपने गुरु के, इनके गुरु रैडज़ल थे, तो रैडज़ल के जर्मन विचारों को अंग्रेजी वाले ऐसे देशों में जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वहां तक पहुंचाने का कार्य किया सैंपल ने। तो इसीलिए रैडज़ल के साथ सैंपल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि रैडज़ल के विचारों को अभी तक तो सिर्फ जर्मनी में ही लोग समझ रहे थे, लेकिन पूरे विश्व भर में फैलाने का कार्य अगर किसी ने किया तो इलेन चर्चिल सैंपल ने। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी और अपनी बुक्स में अपने विचार तो दिए ही साथ अपने गुरु अर्थात रैडज़ल के विचारों की व्याख्या नवीन ढंग से की। और जो इंग्लिश बोलने वाले देश थे, जहाँ लोग इंग्लिश अच्छे से समझते हैं, वहां के लोग भी इतने महान जियोग्राफर रैडज़ल के विचारों से परिचित हो सके। तो इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये तो हो गई इनकी बुक की बात और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। अब इनके एक हम इम्पोर्टेंट कथन की बात करते हैं। मैं इस कथन को पढ़ रहा हूं और आपको समझाऊंगा। सिंपल सा कथन है, लेकिन इस कथन को लिखने का आशय यहाँ पर यह है कि कभी कभी सीधे सीधे प्रश्न आता है कि लिख देगा मनुष्य भूतल की उपज है, बस इतना और कुछ लाइनें और पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है। तो कुछ आप पूरे कथन को तो रट नहीं सकते, लेकिन इसके कुछ चीजों को अपना एक दिमाग में बैठा लें कि हाँ, अगर ये चीजें आ रही हैं तो निश्चित ये सैंपल का एक कथन है। कथन यह है कि मनुष्य भूतल की उपज है। इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है, उसकी मिट्टी की धूल है, बल्कि यह भी है कि पृथ्वी ने उसे जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, उसके कार्य को निर्धारित किया है, उसके विचारों को दिशा प्रदान की है, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को जन्म दिया है और साथ ही साथ उसके समाधान को भी बताया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, बट मैं उसकी डिटेलिंग कर रहा हूँ। शक्तिशाली शरीर दिया है और तीव्र बुद्धि भी दी है। और ये सारी की सारी जो भी चीजें हैं ये सब के सब प्रकृति ने दी हैं। और प्रकृति मनुष्य की हड्डी में, उसके ऊतक में, मस्तिष्क में, आत्मा में, सब जगह विद्यमान है। मतलब कि इनकी इन विचारों को पढ़ने से लग रहा है कि जब ये कह रही हैं कि नेचर मनुष्य के बिल्कुल आत्मा तक है, मतलब कि कहीं ना कहीं नेचर को इम्पोर्टेंस दे रही हैं। इसे ही कहा जाता है कट्टर नियतिवाद, मतलब बिल्कुल ही प्रकृति को सर्वशक्तिमान मान लेना। तो विचारों को देख के आप समझ रहे होंगे कि ये क्या कहने का प्रयास कर रही हैं। और आगे कहती हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां के लोगों को प्रकृति ने मजबूत पैर दिए हैं
और जो समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं वहां के लोगों की भुजाओं को बहुत मजबूत बनाया है। मजबूत पैर हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में लोग आसानी से चढ़ सकते हैं, और समुद्री क्षेत्र में भुजाओं की मजबूती ज्यादा जरूरी होती है, चाहे ताकि वो अपने नाव को चला सके, तैर सके, क्योंकि तैरने में भुजाओं का बहुत बल लगता है। तो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में जहाँ तैरना है लोगों को, वहां पर प्रकृति ने उनकी भुजाओं को मजबूत किया है, और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर प्रकृति ने वहां के लोगों के पैर को मजबूत किया है। जैसा कि अभी हम डेमोलिन्स को देख रहे थे, तो डेमोलिन्स ने भी यही कहने का प्रयास किया है कि स्टेपी क्षेत्र में मंगोल हैं और आपके निग्रोज अफ्रीका और जैसे एस्किमोस टुंड्रा क्षेत्रों में, तो यहाँ पर प्रकृति ने इन लोगों को ऐसा बनाया है। अब निग्रोज अगर चले जाएंगे टुंड्रा में तो वो नहीं रह पाएंगे, या अगर एस्किमोज आ जाएंगे आपके अफ्रीका के घने जंगलों में तो वो भी नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रकार प्रकृति ने जो जहां रह रहा है उसी के हिसाब से उसके शरीर को विकसित करने का कार्य किया है। तो ये विचार रहे सैंपल के कट्टर नियतिवाद को प्रदर्शित कर रहे हैं। और आखिरी नाम यहाँ लिखा हुआ है एल्सवर्थ हंटिंगटन का, जो कि एक ये भी सैंपल की तरह ही एक अमेरिकन जियोग्राफर है, और ये क्लाइमेट को बल देते हैं। मतलब ये इनके कहने का मतलब है कि जो हमारी जलवायु है वो काफी हद तक मतलब नेचर तो प्रभावित करता ही है। आखिरी नाम है हंटिंगटन महोदय का, एल्सवर्थ हंटिंगटन, और ये क्लाइमेट को प्रभावी मानते हैं। इनका ये कहना है कि हाँ, ये बात तो सही है कि प्रकृति नियंत्रित हमें करती है, लेकिन उसमें से भी प्रकृति के जितने भी तत्व हैं सब में क्लाइमेट सबसे ज्यादा मनुष्य को प्रभावित करता है। अक्सर सीधे सीधे प्रश्न आता है कि किस विचारक ने, किस विद्वान ने जलवायु को एक प्रमुख कारक बताने का कार्य किया है, तो वो कार्य किया है हंटिंगटन महोदय ने। तो ये रहा एक बहुत ही डिटेल हमने बात की डिटेल में कि प्रमुख विद्वान जो है हमारे, उन्होंने क्या बताने का यहाँ पर प्रयास किया है, क्या कथन है उनके हैं। क्योंकि कथनों से प्रश्न कभी कभी आते हैं, जैसे लिपले वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सैंपल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी इनको भी आप थोड़ा देख लें कि क्या कहने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे इस अध्याय का जो आखिरी हिस्सा था वो था इसकी आलोचना। इस विचारधारा की आलोचना बेसिकली इस आधार पर की जाती है कि यहाँ पर हम जब मेन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा कि मनुष्य को प्रकृति का सेवक बताने का कार्य किया गया है, उसे नीचा बताया गया है, प्रकृति को सर्वशक्तिमान बताया गया है। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। इस विचारधारा के जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि यह विचारधारा कहीं ना कहीं मनुष्य या मानव की जो बौद्धिक क्षमता है, जो उसकी कार्य कुशलता है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य करती है। क्योंकि वर्तमान समय में तकनीकी ज्ञान आ जाने से, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मनुष्य ने सिद्ध कर लिए हैं। बहुत सारे डिजर्ट एरियाज में अब एग्रीकल्चर होने लगा है जहां पहले नहीं हो सकता था। तो कुल मिला के कहने का ये तात्पर्य है, जो इस विचारधारा के विरोधी हैं वो ये कहते हैं और ये कह के इसकी आलोचना करते हैं कि कहीं ना कहीं मनुष्य की कार्यकुशलता को, मनुष्य के विवेक को, उसकी बौद्धिक क्षमता को न मानने का, या कह सकते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य ये विचारधारा करती है, और प्रकृति को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देती है। और वो ये भी कहते हैं कि वर्तमान समय में जो इतना समाज हमारा आगे बढ़ा है वो कहीं ना कहीं उसमें प्रकृति से ज्यादा मनुष्य का योगदान है, और मानव के क्रियाकलापों से जो उसने आविष्कार किए, जो इतने कार्य किए, उससे ही हमारा आज इतना डेवलपमेंट हो पाया है। तो इसके जो आलोचक हैं वो इस प्रकार के तर्क देते हैं और इसकी आलोचना करते हैं। तो आलोचना तो खैर हर विचारधारा की होती है, तो इसी तरह नियतिवाद की भी हुई, और इसी की आलोचना के फलस्वरूप आगे चल के जो विचारधारा आई वो है संभववादी या पॉसिबिलिज्म, जिसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।